अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मैं आज जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे साथ तकरीबन 25 साल पहले पेश आया। उन दिनों में एक छोटे से शहर में बतौर पुलिस ऑफिसर फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। मुझे चुड़ैल, जिन्नात और बदरूहों वगैरह के मुतल्लिक कहानियाँ पढ़ने और डरावनी फिल्में देखने का बेहद शौक़ था। दीन इस्लाम के मुताबिक जिन्नात की मौजूदगी पर तो मेरा पक्का ईमान था, मगर इस बात पर मुझे कतई यकीन नहीं था कि जिन्नात वगैरह लोगों के जिस्मों पर कब्ज़ा कर लेते हैं वगैरह वगैरह। मगर उन्हीं दिनों डिप्टी साहब ने मुझे अपने ऑफिस में तलब किया और एक ऐसी असाइनमेंट तफवीज़ की जिसने मुझे जिन्नात की कहानियों में मौजूद हरकत पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। डिप्टी साहब ने मुझसे कहा, मिस्टर खालिद, आप हमारे डिपार्टमेंट के एक बेहतरीन और काबिल पुलिस ऑफिसर हैं। आपने पहले भी अपने जुमला फ़राइज़ एहसन तरीके से सरअंजाम दिए, लेकिन इन दिनों हम एक बहुत गंभीर मसले से दो चार हैं। बात यह है कि यहाँ से बहुत दूर प्रीत नगर नामी एक छोटा सा गांव वाक़या है, जहाँ पिछले 2 महीनों में 7 नौजवान लड़कियों की पुरस्रार मौतें हो चुकी हैं और मरने वालों की लाशें इंतहाई ख़तरनाक हालत में मिलती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ अहले प्रीत नगर बल्कि इर्द गिर्द के गाँव के लोगों में इंतहाई तशवीश पाई जाती है और पूरा इलाका नहायत अफसरदा और खौफ व हिरास में मुब्तला है। वहाँ की पुलिस ताहाल इस मुहिमा को सुलझाने और कातिलों को पकड़ने से माजूर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम सब पर हाई कमान का ज़बरदस्त प्रेशर है। लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि ये असाइनमेंट आपको सौंपी जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहली फुर्सत में प्रीत नगर के लिए रवाना हो जाएंगे और जल्द अज जल्द इस अहम असाइनमेंट को कामयाबी से मुकम्मल करके हमारे एतमाद में इजाफा करेंगे। मेरी तमाम मदद और दुआएं आपके साथ हैं। मैंने फ़ौरन हामी भर ली और जल्दी से घर रवाना हुआ और ज़रूरी सामान बांध कर बजरिया ट्रेन प्रीत नगर रवाना हो गया। 7 घंटे का तवील सफ़र तय करने के बाद आखिर में प्रीत नगर के छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और एक तांगा पकड़कर गांव की जानिब गामज़न हुआ। प्रीत नगर नाम की तरह बहुत खूबसूरत गांव था। हरे भरे खेतों में लगे ट्यूबवेल्स और गांव का कच्चा रास्ता आंखों को बहुत भला लगता था। मगर अफसोस के इतने खूबसूरत गांव को किसकी नज़र लग गई कि गांव का हर आदमी इंतहाई परेशान और खौफजदा दिखाई दे रहा था। जल्द ही मैं थाने की इमारत के अंदर मौजूद था। थाने को भी एक वीराना कहना ही मुनासिब होगा। इमारत बहुत पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी। सहन में पीपल का बहुत बड़ा पेड़ मौजूद था, जगह जगह झाड़ियाँ उगी हुई थीं और थाना 4 दीवारी और तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम था। थाने में 3 सिपाही मौजूद थे जिनसे मैंने अपना रस्मी सा तारुफ करवाया। वो थोड़ी ही देर में मुझसे घुल मिल गए। थाने के अंदर मुनासिब रिहाइश की अदम दस्तयाबी के बाद मुझे मेरे अमले की मदद से गाँव में एक छोटा सा खूबसूरत कमरा रिहाइश के लिए रात होने से पहले ही मिल गया। मेरा बाकी स्टाफ मकामी होने की वजह से मुझे अकेले ही कमरे में रिहाइश रखनी पड़ी। नमाज इशा के बाद हम सब ने मिलकर गांव में होने वाले वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू की। तभी मुझे शीदे सिपाही से मालूम हुआ कि शुरू से ही प्रीत नगर बहुत पुरअमन गांव था। यहाँ के तमाम बाशिंदे बहुत अच्छे किरदार के हामिल हैं। किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर भी पिछले 2 महीनों से गाँव में मौजूद चौधरी की पुरानी हवेली से नौजवानों की लाशें मिल रही हैं और लाशों की हालत इंतहाई ख़तरनाक होती है। आंखें सिरे से गायब, पेट से आंतें बाहर निकली हुई, किसी का कोई एज़ा गायब और रंग बिल्कुल नीला होता है। मैं गुस्से से बोला, तो आप सब किस मर्ज़ की दवा हैं? इतने बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और आज कातिल आज़ाद फिर रहे हैं। तभी दूसरा सिपाही फ़ौरन बोला, अनवर साहब जी, हमने गाँव वालों से मिलकर कातिल को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की हैं। चौधरी साहब भी हमारी हर तरह से मदद कर रहे हैं, मगर कातिल इतना होशियार है कि किसी किस्म का कोई सबूत नहीं छोड़ता और गांव वालों का कहना है कि हवेली पर शुरू से ही जिन्नात का साया है, इसलिए ये काम जिन्नात का ही है। मैंने अनवर सिपाही की बात गुस्से से काटते हुए कहा, बकवास करते हैं ये जाहिल लोग। इस जदीद दौर में भी पुरानी बोसीदा बातों पर यकीन रखते हैं। अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर। अगले ही दिन मैं सिपाहियों के हमरा हवेली में गया ताकि कातिलों को पकड़ने के लिए कोई लाहे अमल बना सकूं, मगर खिलाफ तवक्को मेरे तीनों सिपाहियों ने हवेली के अंदर जाने से इनकार कर दिया। वो बुरी तरह खौफ में मुब्तला हो चुके थे। मेरे पुरजोर इसरार के बावजूद भी वो हवेली के अंदर जाने से इनकारी रहे। यहाँ तक कि शीदा बोला, साहब जी, हम सब नौकरी छोड़ने पर तैयार हैं,
मगर हवेली के अंदर किसी सूरत नहीं जाएंगे, क्योंकि हवेली के अंदर जो भी गया फिर वापस ना आया। मैं उनको कोसता हुआ अकेला ही हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली बहुत बड़ी थी। इंतहाई पुरानी होने के बावजूद भी ये 3 मंजिला इमारत बहुत खूबसूरत लग रही थी। सहन में मौजूद तालाब बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। जगह जगह झाड़ियाँ उगी हुई थी। मैंने सारी हवेली का मुकम्मल मुआयना किया, जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। सब बोसीदा और खुले हुए थे, मगर दूसरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा लॉक था। ताले से महसूस हो रहा था जैसे काफ़ी अरसे से ये कमरा बंद हो। मुझे उस बंद कमरे को देखकर ताज्जुब हुआ। फिर वापसी पर मैं चौधरी रफाकत की कोठी पर पहुंचा, जो किसी ज़रूरी काम की वजह से पिछले 2 दिनों से गांव में मौजूद नहीं था। इसलिए मैंने उससे मिलना ज़रूरी समझा ताकि मजीद कार्रवाई आगे बढ़ सके। गांव वालों की नज़रों में चौधरी की बहुत इज्जत थी और बकौल उनके चौधरी बहुत नेक और मोअज़्ज़ज़ इंसान था, मगर मेरी नज़र में वो अच्छा इंसान ना था और मेरा दिल कहता कि उन वाक़यात में चौधरी रफाकत का हाथ ज़रूर शामिल है। पेशा वराना तौर पर चौधरी से मुलाकात के दौरान मैंने कुछ ऐसी बातें नोट की जिससे मेरा शक चौधरी तक जाना लाजिम था। चौधरी से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और चौधरी ने मुझसे कहा, इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव को न जाने किसकी नज़र लग गई। गांव के सब लोग अच्छे और दीनदार हैं और मैं भी गांव वालों को अपने ख़ानदान की तरह मोहब्बत करता हूं। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कीजिए और हमारे गांव को इस अजियत से बचाने में हमारी मदद कीजिए। मैंने चौधरी को बताया कि मैं आज आपकी पुरानी हवेली में गया था ताकि मुकम्मल मुआयना कर सकूं और वहां दूसरी मंजिल पर एक कमरा लॉक है, उसे तो खुलते ही हो सकता है उस कमरे से कोई सुराग मिल जाए। तो चौधरी ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब, ये वाक़यात तो पिछले 2 महीनों से शुरू हुए हैं और ये कमरा तो काफ़ी अरसे से बंद है और हमारे आबा व अजदाद कहते थे इस कमरे में आसेब मौजूद है, वहाँ से अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं। इसी वजह से हमने वो हवेली छोड़ दी और आज तक उसी खौफ की वजह से हमने वो दरवाज़ा नहीं खोला। मेरे बहुत इसरार पर भी चौधरी कमरा खोलने के लिए आमादा ना हुआ और सख्त लहजे में बोला, अगर मैं ये दरवाज़ा खोल दूँ तो मेरे ख़ानदान पर कोई नागहानी आफत आने का ख़तरा है, लिहाजा उसको खोलना मेरे लिए मुमकिन नहीं और वैसे भी उस दरवाजे से गाँव में होने वाले वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़ाहिरी तौर पर तो चौधरी अच्छा इंसान नज़र आ रहा था, मगर मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि चौधरी हर हाल में इन वाक़यात में मुलविस हो सकता है कि चौधरी की मरने वालों से दुश्मनी हो और वो आसेब की आड़ में उनको ख़त्म करवा देता हो। मगर ठोस सबूत और शवाहिद के बगैर मैं उस बासर चौधरी के ख़िलाफ़ कुछ भी करने से कासिर था। ऊपर से गांव वाले भी चौधरी पर अंधा एतमाद करते थे। हफ्ते के दिन अभी मैं थाने ही पहुंचा था कि शीदा घबराया हुआ मेरे पास आया और बोला, साहब जी, गज़ब हो गया, आज फिर एक लाश हवेली में मिली है। फिर मैं फ़ौरन जाए वक़ुआ पर पहुंचा और लाश देखकर मेरे हवास गुम होने लगे। मरने वाले की आंखें गायब थीं, पेट बहुत बुरी तरह ज़ख्मी था, दायां बाजू और एक पाँव भी गायब था और रंग मुकम्मल तौर पर नीला हो चुका था, जैसे नीली स्याही लाश पर डाल दी गई हो। सारा गांव वहां जमा हो चुका था। सब सहमे हुए और डरे हुए थे। मरने वाले के घर वाले गम से निढाल हो चुके थे। मौका पर चौधरी भी पहुंच गया, जो खौफजदा और परेशान नजर आ रहा था और आते ही बोला, इंस्पेक्टर साहब, खुदा के लिए कुछ करें और नफरी तलब कीजिए। आखिर हमारा कसूर क्या है? किधर है आपका कानून जो इस कदर माजूर हो चुका है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ से आंखें चुरा रहा है? ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को सुपुर्द खाक कर दिया गया। फिर मैंने गांव की मीटिंग बुलाई और सब गाँव वालों को इस बात पर मुत्तफ़िक किया कि जब तक कातिल कानून के शिकंजे में नहीं आ जाता तब तक सब मिलकर बिलखसूस हवेली के इर्द गिर्द और बिलअमूम गांव के चारों इतराफ पहरा देंगे। फिर गांव वाले बारी बारी पहरा देने लगे और मैं भी हवेली पर मुसलसल नज़र रखे हुए था। जब तक पहरा लगा रहा तब तक गांव में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया और इसीलिए लोग मेरी बहादुरी को सराहते हुए मेरी तारीफ़ें करने लगे। मगर मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब था और मैं जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल करना चाहता था। असर की नमाज अदा करने के बाद मैं थाने वापस जा रहा था कि रास्ते में एक उधेड़ उम्र औरत ने मुझे एक ख़त थमा दिया और बोली, साहब जी, ख़त पढ़ने के बाद जवाब ज़रूर लिख दीजिएगा और मैं कल इसी वक्त इसी जगह लोगों की नज़रों से बचकर आपसे जवाबी ख़त लेने आऊँगी। और जाते हुए बोली, इंस्पेक्टर जी, ख़त अकेले ही पढ़िएगा, और हंसती हुई चली गई। मैं थाने जाकर अब तक होने वाली सारी कारकर्दगी लिखने लगा ताकि उसे हेड ऑफिस भेज सकूं। ज़्यादा काम की वजह से मैं ख़त पढ़ना भूल गया। नमाज इशा के बाद अपने कमरे में जाकर मुझे ख़त का ख्याल आया तो मैंने फ़ौरन उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया, जिसकी तहरीर कुछ यूँ थी, खालिद, अस्सलाम वालेकुम। जब से आप हमारे गांव में आए हैं मैं आपकी बहादुरी, अक्लमंदी
और अच्छी आदत की वजह से दिल से आपकी इज्जत करने लगी हूँ। सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती और मैं आपको याद करती रहती हूँ। मुझे लगता है जैसे आपसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लिहाजा बराह मेहरबानी मेरी मोहब्बत को कबूल करके खिदमत का मौका दें। पूरी ज़िंदगी आपकी बांदी बनकर रहूँगी। वस्सलाम, सिर्फ आपकी सोनिया रफ़ाकत। मैंने ख़त पढ़ते ही सोचा अभी एक मुसीबत टली नहीं और दूसरी आने को तैयार है। वैसे भी उन दिनों मुझे प्यार वगैरह से कोई दिलचस्पी न थी और मैं प्यार वगैरह को सिर्फ ड्रामा समझता था और गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। इसलिए मैं अपने लिए कोई मसला खड़ा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने ख़त का जवाब देना मुनासिब न समझा और अगले दिन बूढ़ी औरत से कह दिया, अपनी मालकिन से कहो कि मैं प्यार और मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता, इसलिए आइंदा मुझे कोई ख़त ना लिखें। हम सब ने मिलकर पूरा 1 महीना सख्त पहरा दिया तो गांव में कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया, जिसकी वजह से मुझे यकीन हो गया कि कातिल जो भी है उसका ताल्लुक इसी गांव से है, क्योंकि पहरे में हमने हर तरफ कड़ी नज़र रखी हुई थी। रफ्ता रफ्ता पहरे को नरम कर दिया गया। वैसे भी गुजरते वक्त के साथ लोगों के दिलों से भी कुछ वहशत कम होने लगी थी। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि एक और लाश हवेली के तालाब से मिली, जिसकी हालत पहले से भी ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। मैं सख्त हैरान हुआ कि तकरीबन 1.5 महीने में दौराने पहरा कोई मसला नहीं हुआ, मगर जैसे ही थोड़ी नरमी हुई फिर चालाक कातिल ने घिनौना काम कर दिखाया। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि ये सब कुछ चौधरी ही करवा रहा है, क्योंकि पहरे में कमी करवाने में चौधरी पेश था। पूरे गांव में जैसे सफ़े मातम बिछ गई और हर शख्स निहायत अफसरदा दिखाई दे रहा था। हर तरफ हू का आलम था, लोग जैसे हंसना भूल गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर किसी को अपनी जान की फिक्र हो रही थी कि न जाने कब उसकी बारी आ जाए। और वैसे भी जब किसी गांव में दर्जन के करीब नौजवान लड़के इंतहाई सफाकी और बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाएं, तो वहाँ खौफ ना होगा तो क्या होगा। नमाज ज़ोहर के बाद मैं अमरूदों के बाग में से गुजर रहा था कि अचानक चौधरी की इकलौती बेटी सोनिया मेरे सामने आ गई। आज पहली बार मैंने उसे इतने करीब से देखा था। वो इंतहाई खूबसूरत थी। मैं अभी गौर से उसे देख ही रहा था कि वो अंदाज़े शोखी से बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपका क्या कसूर किया है? मैं तो आपकी राह में पलकें बिछाए बैठी हूँ, मगर आप हैं कि मुझसे नजरें नहीं मिलाते। खुदा के लिए इतने जालिम ना बनिए, कुछ मेरा भी ख्याल कीजिए। मैंने गुस्से से सोनिया को समझाया कि गांव में लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोग वहशत की तस्वीर बने हुए हैं और तुम्हें इस नाजुक घड़ी में इश्क सूझ रहा है। जाओ अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। और वैसे भी ये प्यार वगैरह सब ड्रामेबाजी है। बस 2 दिन का बुखार है, जल्द ही उतर जाएगा। मेरी बातें सुनकर वो रो दी और बोली, खुदा गवाह है कि गांव में होने वाले वाक़यात से मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। मरने वाले सब मेरे भाइयों जैसे हैं, मगर ये कमबख्त दिल को भला कौन समझाए। उसका ये अंदाज़े बयां मेरे दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया, मगर मैं उसे वहीं छोड़कर थाने पहुँच गया। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि गाँव में जो क़यामत सुगरा बर्पा हुई है, उसने कितने घरों के चिराग गुल कर दिए। आखिर लोगों का क्या कसूर है? जितने भी लोग मारे गए, थाने में उनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद न था। वो सब अच्छे इंसान थे, फिर उन्हें इतनी बेदर्दी से कत्ल क्यों किया गया? अचानक मेरे जहन में एक तरकीब सूझी कि क्यों ना मैं किसी रात अकेला हवेली में जाऊं और बंद कमरे को खोलूं। शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि चौधरी का उन हलाकतों में ज़रूर कोई किरदार है। फिर न जाने कब मेरी आंख लगी और मैं नींद की आगोश में चला गया। दिन तेज़ी से गुजरते रहे, मगर हर मुमकिन इक़दामात के बावजूद कातिलों का कोई सुराग न मिल सका। चौधरी ने हवेली को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया, इसलिए अब कोई भी हवेली में जा नहीं सकता था। मैं भी 12 कोशिशों के बावजूद बंद कमरे तक पहुंचने में अभी तक का नाकाम था। तकरीबन 8 दिन बाद हवेली के तालाब से एक और लाश मिली और पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई और हर तरफ लोगों को अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी। अखबारात और टीवी पर मीडिया पुलिस की कारकर्दगी के खिलाफ जहर उगल रहा था। डिप्टी साहब भी इन हालात में सख्त परेशान थे। उन पर सीनियर्स हुकाम का सख्त प्रेशर था, मगर फिर भी उन्होंने मुझ पर एतमाद जारी रखा और मेरे कहने पर मजीद नफरी प्रीतनगर भिजवा दी, मगर कुछ हासिल न हो रहा था। मेरी सख्त जिद्दोजहद और हर मुमकिन इक़दामात पर अहले प्रीतनगर भी मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देख रहे थे और सोनिया भी मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी। उन्हीं दिनों मैं भी दिल से मजबूर हो गया और तेज़ी से सोनिया की तरफ माइल होने लगा और धीरे धीरे हमारी इंतहाई खुफिया मुलाकातों ने मोहब्बत का रूप धार लिया। हमारी मोहब्बत खालिस और पाकीज़ा थी, मगर फिर भी हम एक दूसरे को देखने के लिए तड़पने लगे और इस तड़प के बावजूद भी
मेरे फ़राइज़ में कोई कोताही ना आई और मैं मुसलसल अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो दे रहा था। मेरे अमले ने इंतहाई जांफिशानी से काम किया और काफ़ी हद तक मुख्तलिफ पेशा वराना महारतों की मदद से हमने इन वाक़यात पर काबू पा लिया। मगर जब तक कातिलों का सुराग न मिलता हम किसी सूरत चैन से नहीं बैठ सकते थे। एक दिन मैं थाने में प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखने में मसरूफ़ था कि सोनिया ने मुझे किसी नौकरानी के हाथ खत भेजा जिसमें उसने लिखा था, मिस्टर खालिद, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहती हूँ। अगर आप पूरा उतरे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप भी मुझसे सच्ची मोहब्बत मेरी तरह करते हैं। अगर नाकाम हुए तो आज से हमारी मोहब्बत ख़त्म। लिहाजा आज आपको मुझे हवेली में मिलने आना होगा, और वो भी रात को। और वैसे भी गांव में रूनुमा होने वाले वाक़यात का हवेली से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि कुछ ख़ास लोग मेरे अब्बू को फंसाने के लिए ड्रामा रचा रहे हैं। अब गांव में खुफिया मुलाकातें करना काफ़ी दुश्वार हो रहा है, इसलिए हमें अब हवेली में ही मिलना चाहिए ताकि हम बिला खौफो ख़तर मिलन की सुनहरी मुलाकातों से लुत्फ़ अंदोज़ होकर सकें। आखिर कब तक हम जवानी की तड़प को जिस्मों में कैद रखें। उम्मीद है आप यकीनन समझ गए होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप आज रात हवेली में ज़रूर आएंगे, मगर याद रहे आप ना आए तो पूरी ज़िंदगी मेरा चेहरा देखने से महरूम रहेंगे। वस्सलाम, सिर्फ आपकी सोनिया। पहले तो मैं सोनिया की इस हरकत और ख्वाहिश पर हैरान हुआ, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर हवेली जाने का इरादा किया। और वैसे भी मैं हवेली में जाकर बंद कमरा खोलना चाहता था ताकि मेरा कमरा खोलने वाला सस्पेंस दूर हो। मैंने सोनिया की बात मान ली और ख़त में लिख दिया कि मैं उसको मिलने आज रात हवेली में ज़रूर आऊँगा। रात के 11 बजे मैं अपने कमरे से निकला और बहुत एहतियात से हवेली की तरफ चल पड़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हर तरफ फू का आलम था। हवेली गांव से ज़रा बाहर बनी हुई थी। रास्ते में बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसके करीब से गुजरते वक्त दिल ज़रा सा खौफ महसूस कर रहा था। मगर एक तो महबूब से मिलने की ख्वाहिश, मगर दूसरा कमरे का राज जानना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हवेली पर पहुंचते ही सोनिया ने मेन गेट पर मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले गई और निहायत प्यार और शौक़ी से बोली, जल्दी से अंदर चलिए, कोई देख न ले। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि हवेली के इर्द गिर्द कोई पहरेदार मौजूद नहीं था। सोनिया सूरत हाल को भांपते हुए बोली, जनाब बेफिक्र रहिए, आज कोई पहरेदार नहीं आया। मैं फ़ौरन बोला, क्यों? तो वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बोली, क्योंकि आज हमारे हकीकी मिलन की रात है इसलिए। और मुझे निहायत प्यार से हवेली की दूसरी मंजिल पर मौजूद उसी बंद कमरे के दरवाजे पर ले गई और बंद कमरे का ताला खोलने लगी। मैंने फ़ौरन कहा, सोनिया जी, चौधरी साहब तो कहते हैं कि इस कमरे को हमने कभी खोला ही नहीं और इसके खुलने से हमारे ख़ानदान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो वो बड़े प्यार और मोहब्बत भरे लहजे में बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में इस कमरे में हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारा ख़जाना छुपा रखा है, सिर्फ इसीलिए इसको हमेशा बंद रखा जाता है। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने प्यार से मेरे लबों पर हाथ रखकर मुझे बोलने से मना कर दिया। सोनिया आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। कमरा अंदर से बहुत खूबसूरत था। खिड़कियों के ऊपर बहुत खूबसूरत पर्दे लटक रहे थे। टेबल, रोशनदान, सोफ़े, कुर्सियाँ और खाने पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले थोड़े से बर्तन भी कमरे में मौजूद थे और फर्श पर बेशकीमत कालीन बिछा हुआ था। मगर कमरा बिजली से महरूम था। अलबत्ता रोशनी के लिए लालटेन मौजूद थी, जिसकी मतम रोशनी में बैठकर हम प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। उस वक्त मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वर कर रहा था कि सोनिया जैसी खूबसूरत लड़की का कुर्ब हासिल है। बातें करते करते अचानक सोनिया उठी और बोली, खालिद माफ़ कीजिए, मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना तो भूल ही गई। वो धीरे से बेड से उठी और टेबल पर पड़े जग से कुछ भरकर ग्लास लाकर मुझे अपने प्यारे हाथों से पिलाते हुए बोली, लो जूस पिए। ग्लास मुंह के करीब आते ही मुझे महसूस हो गया कि ये शराब है। मैं हैरत से सोनिया की तरफ देखते हुए बोला, सोनिया ये क्या है? तुम मुझे हराम और गंदी चीज़ पिला रही हो। तो वो फ़ौरन बोली, बेशुमार हिजर की रातों की सख्तियाँ झेल कर अब मिलन की रात आई है, तो अब तुम इनकार क्यों करते हो? अगर मैं तुम्हारे लिए इस खौफनाक हवेली में आ सकती हूँ तो तुम मेरे लिए शराब पी नहीं सकते। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सोनिया मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, मगर खुदा के लिए मुझे शराब से दूर रखो। तो वो अपनी लंबी जुल्फ़ों को चेहरे से हटाकर बोली, अच्छा शराब ना सही, मगर फिर और मुझे वो जवानी दीवानी होती है, इसीलिए मैं भी उस हवस की नदी में बहने लगा और फिर मैंने आज हर हद पार करने की ठान ली। अचानक सोनिया ने बढ़ते हुए हाथ रोक लिए और लुढ़क कर बेड से फर्श पर जा गिरी। फ़ौरन मैं भी सोनिया को उठाने के लिए लपका और उसे उठाकर बेड पर बिठाया और गिरने की वजह पूछी तो बोली, कोई नहीं, बस अचानक मुझे चक्कर आ गया था। मगर तुमने अपने गले में जो अल्लाह के नाम वाला लॉकेट पहन रखा है उसे उतार दो।
अब ऐसे काम के दौरान इतनी पाक और मुबारक हस्ती का नाम जिस्म से टकराना तो गलत बात है। मेरी नज़र लॉकेट पर पड़ी तो मुझे फ़ौरन होश आ गया और मैं जल्दी से उठा। सोनिया बोली, ये लॉकेट उतार कर जल्दी से मेरे पास आओ। मगर मैं बोला, नहीं सोनिया, हमें अल्लाह ताला की आयत करदा हदूद से गुजरना नहीं चाहिए। सोनिया मेरी मिन्नतें करने लगी, मगर मैं वापसी के लिए इसरार करने लगा क्योंकि मेरा ज़मीर जाग चुका था। इतने में सोनिया उठी और बोली, बराए मेहरबानी जल्दी से लॉकेट उतार दो, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, मुझे घर जाना है। और मेज़ की जानिब बढ़ने लगी। लालटेन की मध्यम रोशनी में मैंने पीछे से सोनिया को देखा तो अचानक मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी जो उल्टे थे। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं आंखें फाड़े फाड़े उसे देख रहा था। मेरा जहन मऊफ होने लगा और सोनिया शराब गिलास पीने के बाद एक गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो अब इनकार ना करना। मगर मैं बुरी तरह डर चुका था। खौफ से मेरा जिस्म कांप रहा था, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि जैसे सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। सोनिया कहने लगी, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? मगर मेरी तो आवाज़ ही जैसे बंद हो गई। तुम कौन हो? सोनिया हैरत से अनजान बनकर बोली, खालिद क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? खैरियत तो है? क्या इस हवेली से तो नहीं डर गए? मैंने भाग जाने वाले अंदाज में उससे कहा, तुम सोनिया नहीं, तुम्हारे पाँव उल्टे क्यों हैं? सोनिया को मालूम हो गया कि मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ, तो फौरन ही उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। बालों की जगह छोटे छोटे सांप नमूदार होने लगे। आंखें जलते हुए अंगारों की मानद बिल्कुल सुर्ख हो गईं। नाक और मुंह से बिच्छू और दीगर खौफनाक हशरातुल अर्ज निकलने लगे। जिस्म गलने सड़ने लगा। चेहरा एक जानिब से पिघलकर नीचे लुढ़कने लगा और जबड़े की हड्डियां वासे नजर आने लगीं। खौफ और दहशत की वजह से मैं उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा, मगर तेजी से दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। फिर उठकर दरवाज़ा ढूंढने लगा, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर कमरे में कोई दरवाज़ा ही नहीं था। यानी ये कमरा अब चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर सील हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें नजर आ रही थी और सोनिया के रूप में वो बदरू मुकम्मल चुड़ैल बन चुकी थी, जो हर हाल में मुझे ख़त्म करना चाहती थी। फिर खौफनाक और नफरत भरे अंदाज में बोली, ओ इंस्पेक्टर, तेरी वजह से मुझे मेरे शिकार की तलाश में काफ़ी दिनों से शदीद मुश्किलात का सामना है। पहले तो मैं किसी न किसी तरीके से अपना शिकार हवेली तक ले आती थी, मगर जब से तू इस गांव में आया है, तेरी ओछी हरकत और पहरे से मुझे सख्त कोफ्त हो रही है। तुझे तो मैं जल्द ही ख़त्म कर देती, मगर मेरी तमाम कोशिश ज़ाया जा रही थी। तभी मैंने तेरी महबूबा का रूप धार कर तुझे यहाँ बुलाया, मगर याद रख, अब तू कभी यहाँ से ज़िंदा वापस ना जा सकेगा। उसकी खौफनाक नज़रों में मेरे लिए इंतहा की नफ़रत झलक रही थी और मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। उसी लम्हे वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगी और कमरा ज़बरदस्त जलजले की मानिंद ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। कमरे में मौजूद चीज़ें जैसे उड़ने लगीं और उस भयानक चुड़ैल ने जब शीशे के बर्तनों की जानिब देखा तो वो दीवारों से टकराकर टूटकर मेरी जानिब बढ़ने लगे और मैं बुरी तरह ज़ख्मी होने लगा। कपड़े जगह जगह से फट गए और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहने लगा। बहते खून को देखकर ललचाई हुई नज़रों से वो मेरी जानिब बढ़ने लगी। खौफ से मेरी सांसें बंद हो रही थीं, मगर मेरे करीब आकर वो चीख मारकर दूर जा गिरी और निहायत नफरत भरी शैतानी आवाज़ से बोली, ओ इंस्पेक्टर, तुम सिर्फ इसी सूरत में इस बंद कमरे से निकल सकते हो अगर अपने गले में मौजूद लॉकेट उतार दो। उसकी बात सुनकर मैं सारा मामला समझ गया कि इस मुबारक लॉकेट की मौजूदगी में ये खौफनाक चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा मैंने आयत कुरानी का विर्द शुरू कर दिया। नीस हिम्मत करके उठ बैठा और बोला, ए बदरू, मैं ऐसे ही चौधरी पर शक करता रहा, मगर असल मुजरिम तो तू है। और वाकई गांव वालों भी ठीक कहते हैं कि हवेली में कोई बदरू मौजूद है। और गौर से सुन ले, मैं किसी सूरत ये लॉकेट नहीं उतारूंगा, चाहे तू जो कुछ भी कर ले। और मैंने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। वो बदरू बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगी। उसके जिस्म में आग लगना शुरू हो गई और वो धीरे धीरे फर्श पर बैठने लगी और फिर बोली, ए अल्लाह के नेक इंसान, आज इस मुबारक लॉकेट की वजह से तुम्हारी जान बच गई, तुम जा सकते हो। और वाकई अब कमरे में दरवाज़ा आ चुका था। फिर वो बात मुकम्मल करते हुए बोली, मगर तुम्हें कसम है उस हस्ती की जिसके नाम का तुमने लॉकेट पहन रखा है, यहाँ होने वाले वाक़े का किसी से जिक्र मत करना। मैं फ़ौरन बोला, नहीं, बल्कि आज मैं तुम्हें ख़त्म करके ही यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मेरे मुर्शिद पाक ने हमेशा बुराइयों के ख़िलाफ़ जहाद किया था और वो हमेशा शर को ख़त्म करते थे। फ़ौरन बुलंद आवाज़ से बोली, जब तक मेरा इंतकाम ख़त्म नहीं हो जाता तुम मुझे किसी सूरत ख़त्म नहीं कर सकते, और याद रखना तुम्हारा अंजाम भी इंतहाई ख़तरनाक होगा। मैं उससे मुखातिब हुआ, तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम,
देकर कहता हूँ, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और बेकसूर लोगों को इतनी बेदर्दी से क्यों मार रही हो। वो नरम लहजा इख्तियार करते हुए बोली, इंस्पेक्टर, इतनी बड़ी हस्ती की कसम तुमने मुझे क्यों दी। फिर वो रोने लगी, बहन करने लगी। उसकी आवाज़ में इंतहाई दुख और गहरा दर्द महसूस हो रहा था, जैसे उसके दिल से गम आंसू बनकर निकल रहे हों। रोते रोते अचानक वो एक खूबसूरत लड़की के रूप में आ गई, मगर वो रूप सोनिया का नहीं, उसका अपना था और बहुत खूबसूरत। मेरे जिस्म से दर्द की टीसें उठ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर बैठने की कामयाब कोशिश की और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। फिर मैंने उससे कहा, अब बोलो। उसने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया कि इतनी भयानक और खौफनाक चुड़ैल की जगह अब निहायत खूबसूरत लड़की मौजूद थी, जिसे देखकर मैं गहरी सोच में पड़ गया कि हज़रत इंसान कितना बेबस है कि अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद वो अपना रंग बदलने पर भी कादिर नहीं, मगर अल्लाह ने इस मखलूक को रूप बदलने तक की ताकत फरमाई है। फिर सोचा, जो मेरा परवरदिगार करता है बेहतर करता है, इसलिए हमें हर हाल में खुदाए वाहिद की रज़ा के आगे सरे तस्लीम खम करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक कामिल इंसान की वजह से ही आज जिंदा बैठा हुआ था। फिर वो धीरे से बोली, इंस्पेक्टर, मैंने आज तक जितने भी लोगों को कत्ल किया उन सब का जिम्मेदार चौधरी है। मैं फ़ौरन हैरत से बोला, वो कैसे? क्योंकि शुरू से मैं भी उसी पर शक कर रहा था। वो गहरा और लंबा सांस लेकर बोली, मेरा नाम रज़िया था। मेरे घर वाले प्यार से मुझे रज्जो कहकर पुकारते। हम लोग साथ वाले गांव में रिहाइश पजीर थे। हम लोग बहुत इज़्ज़तदार और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हम सब चचा ताया के हमरा इकट्ठे रहते। घरेलू इख्तलाफात के बावजूद हम सब हमेशा एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते थे। गर्ज ये कि ज़िंदगी जन्नत की मानंद गुजर रही थी। एक शाम मैं किसी ज़रूरी काम की वजह से घर से बाहर नहर के करीब से गुजर रही थी कि गाड़ी से दो अहलकार निकले और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर किसी नामालूम मकाम पर ले गए। उन्होंने मेरे नाक पर कोई कपड़ा रखा, जिसके बाद मुझे कुछ होश न रहा और मैं मज़ाहमत करने से महरूम रही। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को इसी कमरे में पाया जहां हम आज मौजूद हैं। रात काफ़ी बीत चुकी थी। अभी मुझे होश आए थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि 3 आदमियों समेत चौधरी कमरे में दाखिल हुआ और आते ही शैतानी अंदाज से बोला, रज्जो कैसी हो? तुम्हारे हुस्न ने तो हमें पागल कर दिया। तुम्हें तो मैंने कई बार समझाया कि हमारे पास आओ, माला माल करेंगे, मगर तुम हमेशा नज़रअंदाज करती रही। मगर आज रात तो हमें मौका मिल गया। चौधरी के खौफनाक इरादे देखकर मैंने रोते हुए उसकी मिन्नत समाजत शुरू कर दी, मगर उसे मुझ पर कोई तरस ना आया और उसने अपने आदमियों की मदद से मुझे बेड के ऊपर बांध दिया। मैंने गुस्से से कहा, तू बड़ा मक्कार और मुनाफिक है। गांव वालों के सामने बड़ा नेक और मोअज़्ज़ज़ बना फिरता है। ये भी नहीं सोचता कि तेरी मेरे जैसी एक जवान बेटी है। शैतान, लानत है तुझ पर। यहाँ से बाहर जाकर मैं सबको तेरी असलियत बताऊंगी। मैं डरती नहीं किसी से। और गुस्से से पागल होकर मैंने उसके मुंह पर थूक दिया। चौधरी ने मुझे थप्पड़ रसीद किया और गालियाँ देनी शुरू कर दी और न जाने मैं उसे क्या क्या खिताब देती रही। मगर वो कहते हैं ना कि ताकतवर हमेशा अपनी करके रहता है। चौधरी ने अपनी हवस पूरी की और फिर मुझे उन 3 कुत्तों के हवाले कर दिया। जब सब कुत्तों ने अपनी हवस पूरी कर ली तो एक बोला, चौधरी साहब, इसका जिंदा रहना अब हमारे लिए ख़तरनाक है, इसलिए इसे। चौधरी ने बात काटते हुए कहा, मार डालो इस कुतिया को और इसी बेड के नीचे गड़ा खोद कर दफन कर दो और ऊपर बेड रख दो। पूरी ज़िंदगी किसी को खबर तक ना होगी। साली मुझ पर यानी चौधरी रफाकत पर थूकती है। फिर मुझे बेदर्दी से कत्ल करके इसी बेड के नीचे दफन कर दिया गया। इत्तफाक से वो रात अमावस की रात थी और उसी निस्बत से शैतान उस रात हवेली में किसी ख़ास अमल और मकसद की वजह से मौजूद था, जिसने किसी ख़ास अमल की वजह से मेरी रूह पर कब्ज़ा कर लिया और मुझसे कहने लगा, तुम्हें बदला लेना है इन तमाम हरामजादों से जिन्होंने तुम्हें तबाह कर दिया। मगर याद रखना, तुम इस हवेली की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल सकोगी। अलबत्ता मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें एक ख़ास शक्ति देता हूँ, वो ये कि तुम किसी भी औरत का रूप धार सकोगी और टूट पड़ो अपने दुश्मनों पर। तब मैंने इन तमाम लोगों को एक एक करके ख़त्म करने का इरादा किया, जो हर किसी की इज़्ज़त से खेलना अपना शौक़ समझते थे। मैं रोज़ाना ये सोच सोच कर रोती कि मेरे वालिदैन और ख़ास तौर पर मेरे इकलौते भाई का मेरी गैर मौजूदगी में क्या हाल होगा। वो लोग तो यही समझते होंगे कि शायद मैं किसी आशना के साथ भाग गई हूँ। गाँव वालों ने मेरे मुतालिक तरह तरह की बातें करके मेरे घर वालों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। मेरे घर वाले, हाय। फिर मैंने बाकायदा अपने काम का आगाज़ किया और फिर सबसे पहले मैंने अपनी ख़ास शक्ति से इन 3 कुत्तों को हवेली में
बहुत खूबसूरत लड़की के रूप में बुलाया, और वो बेगैरत हवस के मारे ये भी भूल गए कि उन्होंने यहाँ किसी बेगुनाह को बेदर्दी और सफाकी से कत्ल करके दफन किया। लिहाजा मैं बारी बारी उन हवस के मारों को कत्ल करके हवेली के तालाब में फेंकती रही, ताकि लोगों में खौफो हिरास और बेचैनी देखकर मुझे तस्कीन मिले। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह चौधरी रात के वक्त हवेली में आ जाए, मगर वो बेहद होशियार साबित हुआ। उसे किसी ख़ास आमिल की वजह से मालूम हो चुका था कि गांव में होने वाले तमाम वाक़यात किसी बदरू का काम है और वो सिर्फ रात के वक्त ही नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो रात में किसी सूरत हवेली में ना आए। मैं जल्द ही हवस के मारे लोगों को ठिकाने लगाने लगी। लोगों को फरगनाने के लिए रूप बदलने वाला हथियार मेरे बहुत काम आया। कभी मैं किसी खूबसूरत लड़की का रूप धार लेती और कभी उनकी महबूबा बन जाती, जिसकी वजह से शिकार आसानी से मेरे चुंगल में फंस जाता, और फिर धीरे धीरे ये बेगैरत लोग अपने अंजाम को पहुंच जाते और शिकार का खून शैतान पीता और मुझे मजीद शक्तियां देता। बात करते करते वो खामोश हो गई और अपने वालिदैन को याद करके रोने लगी, और मैं सोचने लगा, हैरत है ऐसे लोगों पर जो अल्लाह की आयत करदा हद से तजावज़ करते हैं और सिर्फ चंद लम्हों की लज्जत की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। फिर रज्जो कहने लगी, आप भी मेरे हाथों से मारे जाते मगर आपको इस लॉकेट ने बचा लिया। मैंने कहा, बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। अब तुम लोगों को कत्ल करना छोड़ दो, क्योंकि किसी को वरगला कर कत्ल करना इस्लाम में जायज़ नहीं, और वैसे भी तुम तीनों दुश्मनों को ख़त्म कर चुकी हो। और रही बात चौधरी की, तो मुझे उस पर पहले दिन से शक था। उसे अब कानून बहुत सख्त सज़ा देगा। रज्जो फ़ौरन गुस्से से फुनकारती हुई बोली, नहीं, वो मेरा शिकार है, सिर्फ मेरा, उसे मैं ही ख़त्म करूँगी। तुम किसी बहाने रात को उसे यहाँ ले आओ। मैंने उसे बहुत समझाया कि कानून उसे इबरतनाक सज़ा देगा, तुम मुझ पर एतमाद करो, मगर उसने कहा कि मेरी रूह को चैन सिर्फ उसी वक्त आएगा जब मैं खुद अपने हाथों से उस खबीस चौधरी को कत्ल कर दूंगी। उसी लम्हे मेरे दिल में एक बात आई। मैंने रज्जो से पूछा, अगर तुम चौधरी को ख़त्म कर डालो तो क्या फिर भी ये कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहेगा? रज्जो गहरा सांस लेकर बोली, हाँ, क्योंकि जब तक हवस परस्त शैतानों का इस गांव से खात्मा नहीं हो जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैंने फिर उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देते हुए कहा कि अब तुम किसी को कत्ल नहीं करोगी। वो बोली, मुझे आप इतनी मुबारक हस्ती का वास्ता देते हैं तो मैं मजबूर हो जाती हूँ। मुझे मंजूर है, अब मैं चौधरी के अलावा किसी को नहीं मारूंगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मैं फ़ौरन बोला, हाँ बोलो। रज्जो बोली, मैं मुसलमान हूँ। इसी कमरे में बेड के नीचे मेरी बेगोरो कफन लाश मौजूद है, जिसे इस्लामी रसूमात के मुताबिक दफन नहीं किया गया। लिहाजा जब तक मेरी लाश को बाकायदा इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता, मेरी रूह यूं ही भटकती रहेगी। तो मैंने रज्जो से कहा, तुम मुझे अपना समझकर मुझ पर एतमाद करो, मैं इस वादे को ज़रूर पूरा करूँगा, मगर तुम्हें भी एक मेरी बात मानना होगी। मेरी बात सुनकर वो बुलंद आवाज़ से रोने लगी, मैं हर बात मानूंगी। मैंने कहा, तुम चौधरी के कत्ल से बाज रहो। मैं बहसीयत भाई अपनी बहन के मुजरिम को इबरतनाक सज़ा दिलवाऊंगा, क्योंकि कोई भी गैरतमंद भाई अपनी मासूम बहन की इज़्ज़त ख़राब करने वालों को कभी नहीं बख्शेगा। वो गहरी सोच में पड़ गई और मैंने उस मौका की मुनासबत से उसे दलाइल देकर कायल करने की कोशिश की और वो मान गई, और मैं उसे हौसला देते हुए हवेली से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर में अज़ान फ़जर शुरू हो गई। मैंने मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की, फिर नाश्ता करके थाने पहुंच गया। कुछ ज़रूरी काम निपटाने के बाद मैंने चौधरी को थाने बुलाया और वो आते ही बोला, इंस्पेक्टर साहब, खैरियत तो है? आज आपने मुझे सवेरे सवेरे थाने क्यों बुलाया? मैंने चौधरी से कहा, मुबारक हो जनाब, कातिल का सुराग मिल गया। चौधरी के चेहरे पर हैरत और मसनूई खुशी वाज़े महसूस हो रही थी। फिर चौधरी बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, कातिल को हर हाल में इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने कितने ही घराने उजाड़ दिए। मैं फ़ौरन बोला, ज़रूर मिलेगी। मैंने धीरे से चौधरी से कहा, जनाब, मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन तमाम वाक़यात के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। और फिर वो हैरत से उछल पड़ा, इंस्पेक्टर वो कैसे? मैं तंज और प्यार से बोला, जनाब, रज्जो को तो जानते ही होंगे। चौधरी ये बात सुनकर चौंक उठा। उसकी हालत उसके गुनाह की तस्दीक के लिए काफ़ी थी। उसकी तो जैसे ज़ुबान ही बंद हो गई। मैं नहीं जानता किसी रज्जो को, तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? फिर रात होने वाला सारा वाक़या मैंने चौधरी को सुनाया। उसने ना सिर्फ मेरी बात सुन मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा मुझे धमकियां देने लगा कि तुम मुझे जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। तुम्हारी बचत इसी में है कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो और असल कातिल को सबूत के साथ पकड़ो,
ये ड्रामे बाजियां बंद करो, और गुस्से से धमकियां देता हुआ थाने से बाहर निकल गया। हेड ऑफिस रब्ता करने से पहले मैं चौधरी से एक मुलाकात ज़रूरी समझता था। फिर चौधरी से मुलाकात के बाद मैंने मुकम्मल रिपोर्ट हेड ऑफिस पहुंचा दी और मज़ीद नफरी तलब की ताकि भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करने में मज़ीद आसानी हो। मैंने गाँव के बुज़ुर्गों को इकट्ठा करके उनको आगाह किया कि किस तरह चौधरी ने एक मासूम और बेगुनाह लड़की की इज्जत लूट कर उसे कत्ल करके हवेली में मौजूद हमेशा बंद रहने वाले कमरे में दफन कर दिया। अब उस लड़की की बेचैन रूह गांव वालों से भयानक इंतकाम ले रही है, मगर उनकी आंखों पर चौधरी के एतमाद की पट्टी बंधी हुई थी। वो उल्टा मुझे बुरा भला कहने लगे कि इंस्पेक्टर साहब, कुछ शक नहीं कि आप एक अच्छे और बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं, मगर एक नहायत अच्छे और मोअज़्ज़ज़ इंसान पर इल्ज़ाम लगाना आपको ज़ेब नहीं देता। लेकिन मैंने सख्त लहजे में एक बार फिर चौधरी से दरख्वास्त की कि मुझे हवेली का बंद कमरा खोलने की इजाज़त दे, मगर वो अपनी हठधर्मी पर कायम रहा। फिर मैंने अपने सीनियर से रब्ता करके उनसे उस बंद कमरे को खुलवाने के लिए खसूसी दरख्वास्त की और साथ ही रज्जो के घर वालों को भी इतला कर दी, जिसे सुनकर रज्जो की पूरी बस्ती थाने में पहुंच गई। सब लोग जमा हो चुके थे। कुछ जोशीले नौजवान भी प्रीत नगर से हमारे साथ मिल गए। नौबत खतरनाक लड़ाई तक जा पहुंची। पुलिस की ताज़ा नफरी आ चुकी थी। अब चौधरी के पास दो रास्ते थे, या तो बंद कमरा खोलने देता या फिर अपना घिनौना जुर्म कबूल कर लेता। आखिर कानून की सख्ती और कुछ पूरे इलाके के मुसलसल इसरार, बिलखसूस चौधरी की इकलौती बेटी सोनिया की ज़िद पर चौधरी हवेली में मौजूद कमरा खोलने पर आमादा हो गया। जल्द ही हम सब हवेली के अंदर मौजूद थे। एक बहुत बड़ा हजूम हवेली के इर्द गिर्द और अंदर मौजूद था। उन सब का एक ही मुतालबा था कि हर हाल में कातिल को पकड़कर उसे इबरतनाक सजा दी जाए। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला गया और दरवाज़ा खुलते ही अंदर से बदबू के भभके उठने लगे। कमरा अंदर से इंतहाई बोसीदा और गलीज़ नज़र आ रहा था। हालांकि जबकि मैं रज्जो से मिला था तब ये इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा था। फिर मैं जल्द ही समझ गया कि रज्जो ने अपना शिकार फांसने के लिए इस कमरे को मसनूई जादुई तौर पर आरास्ता किया होगा। फिर रज्जो की बताई हुई जगह से लाश निकाल ली गई। हैरत अंगेज़ तौर पर वो बिल्कुल सलामत और ताज़ा महसूस हो रही, और लाश निकलते ही कमरे में मौजूद बदबू इंतहाई खूबसूरत खुशबू में तब्दील हो गई, जिसे हर समझदार आदमी ने महसूस किया। शायद ये रज्जो की बेगुनाही का सबूत था। मैंने चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चौधरी साहब, अब आप क्या कहते हैं? तो वो फ़ौरन हठधर्मी से बोला, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे लगता है ये मेरे किसी दुश्मन की चाल है, और इंस्पेक्टर तुम भी उससे मिले हो ताकि मुझे फंसाया जा सके और लोगों से मुतवज्जो होकर ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठी कस्में खाने लगा। उसी वक्त कमरे से एक स्याह धुआं बुलंद होने लगा और देखते ही देखते एक सफ़ेद ह्योला नजर आने लगा। सारे हजूम की नज़रें उसी ह्योले पर मरकूज थी। फिर उस ह्योले से रज्जो की आवाज़ बुलंद हुई जो चौधरी से मुखातिब थी, ओए खबीस चौधरी, अपने गुनाह का इकरार कर, फ़ौरन सब के सामने कर, वरना अभी तुझे जहन्नुम रसीद कर दूंगी। आवाज़ में सख्ती, नफ़रत और गुस्सा था। खिलाफ तवक्को चौधरी ने भी अब हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इनकार कर दिया। दरअसल वो हर हाल में अपना भरम सबके सामने रखना चाहता था। फिर देखते ही देखते उस ह्योले ने चौधरी को वहाँ से उठाना शुरू कर दिया और बहुत बुलंदी पर ले गया, और चौधरी घबराकर चीखें मारने लगा। तब रज्जो ने चौधरी को आखिरी बार खबरदार किया कि अपने जुर्म का इतराफ़ कर लो, वरना अभी छोड़ूंगी। तो इस बार चौधरी फ़ौरन सबके सामने ऊंची आवाज़ में बोला, हाँ, मैं अपने घिनौने जुर्म का इकरार करता हूँ कि मैंने ही रज्जो की इज्जत लूटकर उसे कत्ल कर डाला। और रज्जो के कहकहों की आवाज़ें फ़िज़ा में बुलंद होने लगीं, जिनमें खुशी और गम दोनों का यकसा इजहार महसूस हो रहा था। फिर रज्जो ने मुझे मुखातिब करते हुए चौधरी को तालाब के करीब ज़मीन पर रख दिया और कहा, भाई खालिद, अब आप खुद इसे सज़ा दिलवाइए और मेरी लाश को गुस्ल देकर बाकायदा नमाज जनाजा पढ़कर इस्लामी रसूमात के ऐन मुताबिक कब्रिस्तान में दफन कर दें, ताकि मेरी रूह को हकीकी खुशी मैसर हो। फिर मैंने कांस्टेबल से कहा, चौधरी को गिरफ्तार कर लो, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी कांस्टेबल आगे बढ़ना ही चाहता था कि हवेली में मौजूद एक बहुत बड़े और पुराने दरख्त से एक स्याह सांप बिल्कुल चौधरी के ऊपर गिर पड़ा और चौधरी को 3-4 बार मुख्तलिफ जगहों पर डस लिया, और चौधरी चंद ही लम्हों में तड़प तड़प कर लुकमाए अजल बन गया और अपने अंजाम को पहुंच गया। फिर हम सब ने मिलकर रज़िया की मैयत को उसकी तमाम ख्वाहिशात के मुताबिक कब्रिस्तान में दफन किया। इत्तफाक से दोनों यानी रज़िया और चौधरी की कब्रें बिल्कुल साथ साथ बनी
فاتحہ پڑھتے وقت مجھے آسمان کی جانب سفید اور پرنور دھوئیں سے رجو انتہائی خوش ہو کر الوداع کہہ رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔